मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। 1 अप्रैल जब एक चलन है कि दुनिया में हास्य विनोद होता है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं, वो बनाते ही रहते हैं। अब खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा चलन है इसका। और 1 अप्रैल जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है। कमाल देखिए कि हमारा तो वित्तीय वर्ष और वर्ष दोनों एक जैसा होता है। हिंदू जो होता है ये सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर में है कि जो जनवरी से दिसंबर हो गया। खैर 1 अप्रैल को जब दुनिया वित्तीय वर्ष बदलने, भारत में भी वित्तीय वर्ष बदलने और रोज लोग जो है थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा हल्का फुल्का करने की कोशिश कर रहे थे, तो देश के एक राज्य, जिस राज्य ने कला संस्कृति के मामले में, जिस राज्य ने भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उस राज्य में कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रख दिया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में जिस तरह से भीड़ ने, और उन्मादी भीड़ कितनी खतरनाक थी, इसका अनुमान आपको लग जाएगा। अभी मैं जो सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ हुआ उस पर बात करूंगा। उन्मादी भीड़ ने बाकायदा उन लोगों को बंधक बना लिया जिनका काम ही ये था कि वो वहां पर चुनाव के लिए जो मतदाता तय हो रहे हैं उस मतदाता सूची को दुरुस्त करें। उन्हीं को बंधक बना लिया। 7 न्यायिक अधिकारियों को। अब ये तो आप सबको पता ही है, क्योंकि कई बार चर्चा होती रहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल क्या है, विचित्र राज्य है। एसआईआर पर इतना हल्ला हंगामा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि एसआईआर के रिव्यू का काम जुडिशियल ऑफिसर करेंगे। स्टेट ऑफिसर पर ममता बनर्जी दे नहीं रही थी ढंग के। दूसरे अधिकारी बाहर से भेजे जाते तो उनके ऊपर दूसरे सवाल खड़े होते। तो न्यायिक अधिकारी यानी जजेज कर रहे थे, और उन जजेज को मालदा के बीडीओ ऑफिस में बंधक बना लिया गया। 7 न्यायिक अधिकारियों, 7 में 3 महिलाएं थीं। उनको भोजन पानी तक नहीं देने दिया गया। और उस पर सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और यह सब तब हुआ है जब बहुत से अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है। जब राज्य की टॉप जो एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस हो, उस लीडरशिप को बदल दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, तब भी ये सब हो रहा है। अब जाहिर है उसमें जो जो लोग हैं वो सब पकड़े जाएंगे। लेकिन जरा मैं आपको बताता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये सुनना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अमित शाह अभी तक किसी राज्य में उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 15 दिन यहीं कैंप करेंगे। अब 15 दिन वो वहीं टेंट तंबू कना गाड़ के बैठने वाले हैं। यानी 15 दिनों तक अमित शाह पश्चिम बंगाल ही रहेंगे। रहने का मतलब जरूरी नहीं कि वहां रहें, क्योंकि गृह मंत्री हैं और ढेर सारे काम होते हैं, सामाजिक दायित्व होते हैं, राजनीतिक दायित्व होते हैं, प्रशासनिक दायित्व होते हैं, तो आते जाते रहेंगे। लेकिन लगभग हर दिन वो वहां रहेंगे। क्यों? इसका जवाब तो मिल गया। क्योंकि गृह मंत्री जब वहां रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के हालात में, इस तरह की परिस्थितियों में तेजी से एक्शन हो पाएगा। अब ममता बनर्जी जब अधिकारियों के स्थानांतरण हुए तो कहा यह तो अघोषित राष्ट्रपति शासन है। होना तो घोषित राष्ट्रपति शासन चाहिए था। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगता है कि उसका लाभ ममता बनर्जी ले जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी तो कैसे लाभ ले रही है वो सब दिख ही रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं। अब ये 1 अप्रैल की रात को जो कुछ हुआ, जो न्यायिक अधिकारी मतदाता सूची की पवित्रता बनाए रखने के लिए गए थे, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी आपने देखा था कि आईपैक पर ईडी ने रेड डाली, मामला दूसरा था। ममता बनर्जी पहुंच गई, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कागज ले लिया और सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि भैया तुम्हारे लिए, कपिल सिब्बल ने कहा कि वो जाकर राज्य में एफआईआर दर्ज कराती ईडी। न्यायालय ने कहा कि कैसे एफआईआर दर्ज कराती, मुख्यमंत्री ही जब इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। आप जरा कल्पना कीजिए। और ये जहां हुआ है उसको जरा समझिए। पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना में 27% मुस्लिम ये आबादी थी 2011 में। अब तो 26 चल रहा है। घुसपैठियों का मसला कोई हल तो हो नहीं पाया है। एसआईआर के जरिए थोड़ा ये कोशिश जरूर है कि ऐसे जो वोट वोट पड़ते हैं उनको थोड़ा ठीक किया जाए। ठीक करने की कोशिश भी हो रही। अब ये जो 27% मुसलमान हैं,
इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें 50% के ऊपर है मुस्लिम आबादी। मुर्शिदाबाद जहां दंगे हुए थे, मालदा भी उनमें से एक है, उत्तरी दिनाजपुर एक है। मुर्शिदाबाद में तो 70% मुस्लिम आबादी बताई जाती है, यहां भी 55% से अधिक बताई जाती है। उसी मालदा में भीड़ ने मतदाता सूची में नाम न होने की बात कहकर सड़क जाम कर दिया। 4:30 बजे के आसपास से 3:30 4 या 4:30 ऐसे ही कुछ शुरू हुआ। पहले सड़क जाम किया, फिर उनके कार्यालय पर चढ़ गए, बीडीओ ऑफिस को घेर लिया और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ा कि भैया ये गजब राज्य है, यहां हर कोई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भाषा बोलता है। अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो उसके बाद तो ईसीआई को कार्रवाई करनी थी। ज्ञानेश कुमार ने एनआईए को जांच सौंप दी है, ये पूरा मामला ही एनआईए को दे दिया है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पांचोली, इनकी खंडपीठ सुने सुओ मोटो स्वतः संज्ञा। आप जरा सोचिए, न्यायिक अधिकारी फंसे थे इसलिए ये तो बहुत जरूरी था होना, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वहां वैसे क्या हाल होता होगा। किन स्थितियों में पश्चिम बंगाल के लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर पाते होंगे। जो लोग कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा कैसे जीत पाएगी, ठीक बात है, यही मॉडल कम्युनिस्टों का था, ममता ने उसी मॉडल को अडेप्ट कर लिया, अब उसी मॉडल को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में जरूरी था राष्ट्रपति शासन, नहीं लग पाया। लेकिन मुझे लगता है कि उस कड़ाई में जरा सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयुक्त के तौर पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम बिल्कुल इस बात का ख्याल रख रही। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा आपने देखा कि क्या हुआ, तो सिब्बल कह रहे हैं मुझे रिपोर्ट मिली है, मैंने पढ़ा है। और मेनका गुरुस्वामी कह रहे हैं ये अराजनीतिक प्रदर्शन था। मेनका गुरुस्वामी अब सीनियर एडवोकेट हैं दोनों लोग, और अब वो राज्यसभा की सदस्य भी हो गई। आप जरा सोचिए, इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना पर पूरी नजर रख रहा हूं। 11 बजे तक वहां कलेक्टर नहीं पहुंचा था, मुझे रात में कड़ा मौखिक आदेश जारी करना पड़ा। 5 साल के बच्चे को खाना और पानी नहीं मिला। और अगर यह प्रदर्शन अराजनीतिक था तो राजनेता क्या कर रहे थे? वो वहां क्यों नहीं गए? घटनास्थल पर जाकर क्यों नहीं देखा? कानून व्यवस्था अपने हाथ में लोग ले रहे हैं, उसको क्यों नहीं ठीक करने की कोशिश की? जस्टिस जयमाला बागची को कहना पड़ा कि यहां विशेष अधिकारी जो हैं, ये जुडिशियल अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, ये हमारे ही आदेश पर तो काम कर रहे हैं, हम ही हैं वहां, हमारे एक्सटेंडेड हैंड है वो। अब वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहना पड़ा, क्योंकि सीनियर एडवोकेट गोपाल ने कहा कि हम सुरक्षा बढ़ाएंगे, तो उनको कहना पड़ा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कि राज्य के भरोसे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा नहीं हो सकती। अब जाहिर है इसके बाद वही एक होता है कि भाई जब चुनाव आयोग काम कर रहा है तो फिर वही देखे। ये वहां पर भी कहा सीनियर एडवोकेट गोपाल ने, गांव वाले अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब वो लाखों की भीड़ है, वो हजारों की भीड़ है, वो कह रहे हैं कि लाखों लोगों का नाम कट गया है और ये नाम वापस लो। सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो घटनाक्रम बताया, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मुझे सुबह चिट्ठी लिखकर भेजा, रात में मौखिक तौर पर बताया कि 7 न्यायिक अधिकारी बंधक बना लिए गए हैं, 7 में से 3 महिला न्यायिक अधिकारी थी। मालदा जिले के बीडीओ का असामाजिक तत्वों ने घेराव कर लिया। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने तुरंत राज्य के अधिकारियों को सूचित किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 8:30 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने गृह सचिव और डीजीपी से संपर्क किया और घटनाक्रम की जानकारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दी। जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात इतने खराब थे कि न्यायिक अधिकारियों को खाना और पानी तक नहीं दिया गया। रात में 12 बजे गृह सचिव और डीजीपी मुख्य न्यायाधीश के घर पहुंचे। रात 12 बजे के बाद न्यायिक अधिकारियों को छुड़वाने में सफलता मिली। लेकिन इसके बाद भी जरा सोचिए, वो न्यायिक अधिकारी जब छोड़ भी दिए गए तो उनके ऊपर पथराव हुआ, उनकी गाड़ियों पे लाठी डंडे से हमला करने की कोशिश की गई, ईंट पत्थर मारे गए। ये स्थिति थी, यानी वो अपने घर भी जा रहे थे या जहां रुके हुए थे जिस गेस्ट हाउस में। साफ दिख रहा है कि किसी भी तरह एसआईआर हो ना पाए, अधिकारियों का मनोबल टूटा रहे, उनको डर लगे कि अरे क्या करें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह न्यायिक अधिकारियों के मनोबल गिराने और एसआईआर में छूटे हुए मामलों की चल रही प्रक्रिया को बाधित करने का सुनियोजित जानबूझकर उठाया गया कदम प्रतीत होता है। हम किसी को भी न्यायिक अधिकारियों के मन में मनोवैज्ञानिक भय पैदा करने के लिए हस्तक्षेप करने और कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन हो तो गया है दुस्साहसी प्रयास, कानून व्यवस्था का डर ही नहीं। अब जाहिर है
चुनाव आयोग को अधिकार और ज्यादा मिल जाएगा। जहां भी न्यायिक प्रक्रिया कार्रवाई चल रही है वहां 3 से 5 से अधिक 3 या 5 से अधिक लोग परिसर में नहीं जाएंगे एक साथ। सब जगह एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स होगी। किसी भी परिसर में, कोई भी परिसर हो, 5 से ज्यादा लोग नहीं वहां होंगे। अब जाहिर है 6 अप्रैल को ये होगा और 6 अप्रैल को ऑनलाइन सबको उपस्थित रहना होगा। और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था तो उसको जो है जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने तय कर लिया और उन्होंने उसकी एनआईए को जांच सौंप दी है। सीबीआई को नहीं, एनआईए को जांच सौंप दी है। अब सोचिए सीजीआई को कहना पड़ रहा है, मैं रात में 2 बजे तक हर चीज पर नजर रख रहा था। सीजीआई को कहना पड़ रहा है कि इस राज्य में हर कोई राजनीतिक भाषा बोलता है, यह सबसे अधिक ध्रुवीकृत राज्य है। कल्पना कीजिए जरा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अमित शाह कह रहे हैं ना कि 15 दिन उनको टिकना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ममता बनर्जी जो पहले कह रही थी कि अघोषित राष्ट्रपति शासन है, अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश है। क्या साजिश है भाई? ये तो नहीं हो सकता। अब आयोग ने एनआईए को जांच सौंप दी है और कमाल की बात यह कि जो वहां सीईओ हैं कोलकाता में, उनके कार्यालय के बाहर भी लगातार जमावड़ा हो रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह पुलिस प्रशासन के लिए आखिरी मौका है और कोलकाता में सीईओ कार्यालय के बाहर हुए हंगामे में पुलिस ने तृणमूल के 2 पार्षदों समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जरा सोचिए, यह बंगाल में हो रहा है। मालदा मुस्लिम बहुल जिला है और यह है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वही सत्ता का रुख तय करेंगे, ये कहा जा रहा है। अब हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी कितना कर पाएंगे पता नहीं। 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 18 लोगों की, समझिए 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनमें आईएसएफ का एक कैंडिडेट भी है। जो अमित शाह वहां कह रहे थे कि भाई आपको ममता जी को हराना है तो सबसे पहले तो आपको भवानीपुर में इनको हराना पड़ेगा। कल शुभेंदु अधिकारी ने वहां नामांकन किया तो वहां नामांकन के बाद अमित शाह को ये बोलना था। और ये सवाल तो बार बार पूछा जाएगा कि भैया कैसे हो पाएगा? 700 न्यायिक अधिकारी लगाए गए, 700, और उसके बाद ये स्थिति है कानून व्यवस्था की कि मतलब कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है। कमाल की बात ये कि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हो गया तो सब शांति हो गई। मालदा में फिर से हिंसा भड़की, फिर से हिंसा भड़की है। समझिए 4 मुकदमे अब तक दर्ज हुए हैं, कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब जाहिर है इन चारों मुकदमों को, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है मालदा का कलियाचक है ये। 18 लोग जिनको गिरफ्तार किया, इसमें मोथाबाड़ी विधानसभा से इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार मोहम्मद शाहजहां अली कादरी, ये पिछली बार कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े थे। और ये जाहिर है इसमें और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में अगर ये स्थिति है तो ये तो बहुत खतरनाक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों अमित शाह को 15 दिन वहां रुकना पड़ेगा। लेकिन लग रहा है कि बंगाल क्रांति हो जाएगी और ममता बनर्जी, शायद उनको ये डर भी लग रहा होगा कि इस बार स्थितियां उनके लिए बहुत अच्छी तो नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।